हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स बीवाई की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि 11 सितंबर की शिफ्ट 1 रहने वाली है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, अतुल विशी को 900 मीटर की दौड़ में 20 सेकंड की शुरुआत देता है और उसे 135 मीटर से हराता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से उसी दौड़ को दौड़ते समय अतुल 189 मीटर की शुरुआत देता है और उसे 8 सेकंड से हराता है। तो ये अतुल क्या कर रहा है, एक दौड़ है। ठीक है, ये कोई 900 मीटर की कोई रेस है। ठीक है। पहली बार में उसने क्या किया, फर्स्ट केस में उसने 20 सेकंड की शुरुआत दी और सेकंड केस में उसने एक पहले जो पहला वाला उसने केस किया था उसमें उसने क्या किया था, उसने बोला था विशु से कि भाई विशु, तू 20 सेकंड से पहले दौड़ना स्टार्ट कर दे। यानी जो विशु था वो 20 सेकंड पहले दौड़ने लगा और अतुल 20 सेकंड के बाद दौड़ा था, फिर भी विशु 135 मीटर से हार गया। ठीक है। दूसरे वाले केस में उसने क्या किया, सेकंड वाले केस में दौड़ तो सेम ही रही ना 900 मीटर की। सेकंड वाले केस में उसने क्या किया कि अब की बार उसने ये नहीं बोला कि तू 20 सेकंड पहले दौड़, उसने ये बोला कि तू एक 189 मीटर आगे खड़ा हो जा, तू वहां से दौड़ और मैं यहाँ से दौड़ूंगा। ये अतुल है। ठीक है। ये विशु है। अतुल यहाँ से दौड़ रहा है, विशु यहाँ से दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, 8 सेकंड से हरा देता है। फिर भी अतुल विशु को 8 सेकंड से हरा देता है। तो विशु 900 मीटर की दौड़ विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ को कितने समय में पूरा कर सकता है, ये बताना है हमें। तो दोनों केस में विशु हार रहा है, मतलब विशु स्लो दौड़ रहा है। तो पहला वाला जो केस है ना, हम मान लेते हैं कि जो अतुल की स्पीड है, अतुल की स्पीड हमने एस मान ली। ठीक है। अतुल जो था उसकी स्पीड है एस। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो पहले वाले केस में 900 मीटर दौड़ने में अतुल को इतना टाइम लगेगा, ये अतुल को टाइम लगेगा। ठीक है, 900/s, ये अतुल को टाइम लगा। और विशु को कितना टाइम लगा, पहले वाले केस में 20 सेकंड ज्यादा लगे, ये टाइम लगा विशु को। लेकिन विशु ने इतने टाइम में ये अतुल को टाइम लगा। ठीक है, 900/s अतुल को टाइम लगा था और प्लस 20 सेकंड, क्योंकि वो 20 सेकंड की शुरुआत देता है तो अतुल 20 सेकंड ज्यादा दौड़ा है उससे। इतना टाइम लगा होगा विशु को। ठीक है, कितनी दौड़ पूरी की थी विशु ने इतने टाइम में, विशु ने पूरी की थी यहाँ पे 900 माइनस 135 यानी 765। ठीक है, 765। ये 765 की जो डिस्टेंस थी, विशु ने ये पूरा जो टाइम है ना, ये जो पूरा आपको टाइम दिख रहा है ना, ये विशु का टाइम है। विशु को इतना टाइम लगा था, तो ये डिस्टेंस थी, ये टाइम था, ये विशु की स्पीड हो गई। विशु की स्पीड हो गई ये वाली। ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या था, अतुल ने 900 मीटर एस की स्पीड से इतना टाइम लगा था और विशु को कितना टाइम लगा था, +8, इतना टाइम लगा था विशु को। उसने कितनी दूसरे वाले केस में विशु ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 189 मीटर कम ट्रेवल की थी, यानी 711। ये भी विशु की स्पीड है, तो ये दोनों स्पीड बराबर होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, ये दोनों स्पीड आपस में बराबर होंगी, ये भी विशु की स्पीड है, ये भी विशु की स्पीड है। ठीक है, यहाँ से हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू से हम किसी एक इक्वेशन में रख के जो टाइम अतुल को लगा होगा, फिर उससे 20 सेकंड ज्यादा टाइम लगा के, और हम टोटल जो विशु का जो टाइम है 900 मीटर में वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, ये 9 से कट जाएगा। ये 9 से कितने बार जाएगा, 8×9 = 72, 8 और 9×5 = 45, 85 बार। ये भी 9 से कट रहा है। ये कितने बार जा रहा है, 7, 7×9 = 63 और कितना बचा है यहाँ पे 8। तो 8×9 मतलब 9×9 = 81, 79, 85, 79। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एस एस आपस में कट जाएगा, ये 20s हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20s, 20s यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 85 × 900 प्लस 85 × 8s इजिकल टू, ये यहाँ पे जाएगा ना, 79 × 900। ठीक है, प्लस 79 × 20s। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और ये
68s, ठीक है। ये वाला इधर आ जा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 85। और ये 79 जब इसमें से माइनस होगा कितना बचेगा 6 इंटू, और ये 900 तो कॉमन है, ठीक है, ये हो गया। और ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 79 इंटू 20, 9 दूनी 18, 14 और 1 15, 1580 ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, और 2 8 2 64 और 8 68, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 900s, और यहाँ पे कितना है 6 इंटू 900, ये 900 से 900 कट जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस बराबर आ गया 6। अब एस की वैल्यू 6 आ गई, तो जो अतुल को जो टाइम लगा होगा 900 मीटर दौड़ने में, अतुल को जो टाइम लगा होगा कितना, 900 मीटर में, 900 मीटर दौड़ने में अतुल को टाइम लगा होगा 150 सेकेंड, 150 सेकेंड, ठीक है, यही तो लगा होगा, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है अतुल, ये एस है, यानी एस किसकी स्पीड मानी थी हमने, अतुल की मानी थी, तो उसको 150 सेकंड लगे होंगे। पहले वाले इक्वेशन में देखते हैं 900 मीटर की दौड़ में 20 सेकंड की शुरुआत देता है और उसे 135 मीटर से हरा देता है, यानी अतुल को 150 सेकंड लगे होंगे, तो विशु को 150 प्लस 20 170 सेकंड विशु को लगे होंगे। विशु को जो टाइम लगा होगा 170 का लगा होगा, और विशु ने 170 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 135 कम ट्रेवल की थी ना 900 में से, तो 765, ये विशु की स्पीड आ गई, ठीक है। इतनी स्पीड से ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, विशु की स्पीड आ गई, इतनी स्पीड से वो 900 मीटर चलेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। 900/765/170, तो ये 170 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 765 9 से काट लो, कितने बार गया था 85, 85 बार, भी ऊपर किया था ना डिवाइड, 85 बार गया था। और ये 100 हो गया, ये 5 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचा 10, कितना बचा ये 100 इंटू 10/5, 1000, तो ये सीधे सीधे आ गया 200, यानी 200 सेकंड, 200 सेकंड कितना होता है, 200 सेकंड होता है 3 मिनट और 20 सेकंड, 3 मिनट और 20 सेकंड में विशु 900 मीटर की दौड़ पूरी कर लेगा। मैं मानता हूँ ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें दो कंडीशन दी थी और दोनों कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन कह सकते हैं अपोजिट थी एक दूसरे के। पहली बार में वो 20 सेकंड की शुरुआत दे रहा था और दूसरी बार में वो 189 मीटर की शुरुआत दे रहा था, यानी दोनों बार अगर टाइम की शुरुआत देता तब भी आसान हो जाता क्वेश्चन, और ये अगर दोनों बार वो मीटर की शुरुआत देता, यानी दोनों बार अगर डिस्टेंस की शुरुआत देता, तब भी इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था, लेकिन वो दोनों बार अलग अलग शुरुआत दे रहा था, पहली बार में टाइम की, दूसरी बार में डिस्टेंस की, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ा। बट इतना टाइम भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ऐसी बन रही है जो कट रही है दोनों तरफ से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में तो आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे एक ही आकार की चौकोर टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को प्रशस्त करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। कोई एक आयताकार मैदान है, मान लो ये कोई मैदान है, ठीक है, ये कोई आयताकार मैदान है, इसकी जो लेंथ है वो 16 मीटर और कितनी 65 सेंटीमीटर है, तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 मीटर होगा 1600 मीटर, और 1665 मीटर, 1665 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ये कितना हो गया 495 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो था 495 था, और ये था 1665, ठीक है। सॉरी, आगे क्या, आगे क्या कह रहे हो, आगे कह रहा है कि इसे, ये जो है ना इसको टाइलों से कवर करना है, टाइलों से कवर करना है इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वर्गाकार टाइल होना चाहिए, यानी टाइल की लंबाई चौड़ाई भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कितनी टाइल लग सकती हैं इसमें, तो सबसे पहले न्यूनतम संख्या बताना है, ठीक है, मिनिमम कितनी लग सकती है। तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं, तभी तो पता लगेगी ना कि टाइल की जो लेंथ और जो उसकी विड्थ होनी चाहिए कितनी होना चाहिए, यानी 495 और 1665। एलसीएम के वो सॉरी एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ कैसे लेते हैं, डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस क्या हो जाएगा 495 और 1665 का, ये 1665 है, 1665 का डिफरेंस हो जाएगा 0.7, और ये कितना बचा 1, और ये 1, 117, 117 डिफरेंस हो गया। या तो ये 117 एचसीएफ होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 117 तो एचसीएफ है नहीं, क्योंकि 117 से तो ये 11 सॉरी 1117, 1117 तो होगा नहीं। तो इसके फैक्टर करते हैं, ये
पता है 13 से कट रहा है, 13 × 9 × 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू, यहाँ से 5 ले लिया जाए तो 45 इंटू कितना, 2। तो या तो 13 फैक्टर होगा, या ये फैक्टर होगा, या ये फैक्टर होगा, ठीक है। एचसीएफ सबसे बड़ा लेते हैं, तो सबसे पहले अगर 13 तो इससे कट नहीं रहा है, ठीक है। जब 13 नहीं कटेगा, एचसीएफ अगर कटता भी होता तो हम पहले बड़ा वाला देखते, 45। अगर 45 से ये दोनों कट रहे हैं तो 45 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, 90 नहीं होगा। अगर तुम सोचो यहाँ 90 हो जाए, 90 नहीं होगा क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है ना। तो 45 से देखते हैं, देखो 5 से तो दोनों कट रहे हैं, और 9 से कटते होंगे तो 45 से भी कटते होंगे। तो कितना, 5 से ये कट रहा है, और ये 4 5 9 9, ये 9 से भी कट रहा है, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 9 से, यानी 45 जो हो गया वो इसका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। ये मेथड होता है डिफरेंस मेथड एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ हो गया 45, यानी जो टाइल है उसकी जो लेंथ और उसकी जो ब्रेड्थ होगी कितनी होगी, 45 होगी। तो कितनी टाइलें लगेंगी, 95 फाइव इंटू 1665, ये हो गया इसका एरिया। क्या हो गया, एरिया। और एक टाइल का एरिया क्या है, एक टाइल का एरिया है 45 इंटू 45। ये एक टाइल का एरिया है, एक टाइल, ये 45, ये 45, एक टाइल का एरिया हो गया, ठीक है। और जब एक टाइल का एरिया ये हो गया तो टोटल कितनी टाइल लगेंगी, इतना टोटल एरिया है, ये एक टाइल का एरिया है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये पता लग जाएगा कि कितनी टाइल्स लगेंगी। ये 9 से काट लेते हैं 5 बार, ठीक है। ये 9 से काट लेते हैं 5 बार, और फिर 5 बार, ये कट जाएगा 11 से, ठीक है। अगर आपको ये दिख गया ना कि ये 11 से कट रहा है और ये 11 से नहीं कट रहा है, फिर आप इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। देखो 7 4 11, ये कट रहा है 11 से, 9 4 13, और ये 4 कट जाएगा, ये 11 से नहीं कट रहा है, 8 7 15, और 7 कितना होगा, 8 हो गया, ये 11 से नहीं कट रहा है, 8 3 11, और 8 डिफरेंस, ये 11 से नहीं कट रहा है, यानी बस बचा 407, यही 11 से कटा है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसके आगे सॉल्व भी करना है तो ये वाला काट लो, 9 से काट लो 5 बार, ये 9 से काट लो 1 बार, और ये 9 से काटो कितना, 8 बार, कितना हुआ ये, 1 9 7, 8 बार, और ये 5 बार, ठीक है। ये 5 से काट लो 3 बार, 7 बार, 37 × 11, 37 × 11 कितना हो गया, 7 0, और ये 4, 407। 407 टाइल्स होंगी, जिसकी न्यूनतम संख्या होगी टाइल्स की 407, ठीक है। समझ में आया ना। अगला सवाल देखते हैं। यदि a साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और a साइन एक्स बराबर b कॉस एक्स है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, बशर्ते कि x ना तो जीरो है और ना ही 90 है। देखो इनने ये बता दिया कि x जीरो और 90 नहीं है, लेकिन उसके अलावा तो कुछ भी हो सकता है ना। जब जीरो और 90 नहीं है तो हम x को 45 रख लेते हैं, x 45 है, x कितना है, 45 है। तो ये कितना हो जाएगा, a, और a प्लस बी, क्योंकि 45 पे तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी ना, a प्लस बी। और ये 45 एक बटे कितना होता है, 1/√2, तो कितना हो जाएगा, 1/2√2, 1/2√2। ये क्या हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ है, 1/√2 का क्यूब हो गया, 1/√2 का क्यूब हो गया। और जब किसी भी रूट का, जैसे √2 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 2√2 हो जाता है, ठीक है। बस यही हुआ है, ये और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 1/2, 1/√2, 1/√2 कितना हो गया, 1/2। ये 2 से 2 कट गया, यानी a प्लस बी जो बराबर हो गया, a प्लस बी हो गया √2 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे साइन 45 पे ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, ये कट गया, यानी a बराबर कितना हो गया, a बराबर b हो गया। जब a बराबर b है और a प्लस बी √2 है, तो a कितना होगा, a होगा √2/2, ठीक है। और b भी होगा √2/2, ये दोनों जोड़ के ही तो √2 होगा। तो अब यहाँ पे बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, दोनों बराबर है, ए स्क्वायर कितना होगा, 2/4 प्लस 2/4, और ये कितना हो जाएगा, 4/4, यानी ए 1, ठीक है ना। देखो इस तरीके के सवाल मैं पिछले पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूँ, मैंने किसी भी सवाल को फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया है। हर एक क्वेश्चन वैल्यू पुट करके सॉल्व हो रहा है, हर एक क्वेश्चन अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिए ट्रिग्नोमेट्री के, हर क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा रहा है। तो आप ये चीज़ आप सीखिए कि हर क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके जब सॉल्व किया जा रहा है, अभी तक कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी वैल्यू पुट करके सॉल्व हो रहे हैं। तो आप भी ट्राई करिए, पहले वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगले देखते हैं।
एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उतने वर्षों के लिए ब्याज प्राप्त होता है जो उस राशि के 3/5वें भाग के बराबर है। उतने ही वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर 14% वार्षिक साधारण ब्याज दर से अर्जित ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लग रही है हिंदी में पढ़ने में, इंग्लिश में देख लेते हैं। द इंटरेस्ट अक्वायर्ड ऑन अ सम ऑफ रुपीज 16,000 लैंड एट अ सम इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम for the time in those many years which gives a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum। ये कह रहा है कि 10% पर 3/5वें भाग के बराबर जो ब्याज मिलता है उतने ही टाइम में 16,000 रुपए की राशि पर 14% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। ठीक है, 3/5, 3/5 यही हो गया ना। अगर जो प्रिंसिपल है वो 5 है और जो मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, तो कितनी हो जाएगा टाइम, 3 इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। ऐसा ही इजिकल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, ऐसा ही कितना मिल रहा है, 3, पी कितना है 5 और आर कितना है 10% दे रखा है ना 10%। और टी कितना है, टी तो बताना है ना, पहले वाले केस में टी फाइंड आउट करना है, फिर दूसरे वाले केस में वही टी हो जाएगा। ये कट गया, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो टी कितना हो गया 6, यानी 6 साल हो गया। बस ये पूछ रहा है कि 16,000 रुपए की राशि पर 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो ये 16,000 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 14 84, 84%। ये परसेंटेज से तो 2 जीरो कट जाएंगे, अब एक जीरो तो आएगा, एक जीरो आएगा, और ये कितना जाएगा 8 6 48, सॉरी 6 चौक 24, 4 बार। बस एक जीरो के बाद 4 यहीं पे है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस सिंपल, इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना है। 13,440 रुपये। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कि एक जीरो के बाद 4 यहीं आ रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों में से 78% प्राप्त हुए। यदि मतदाताओं के कुल वोट 75,60,000 थे तो क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी। यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और मतदान किए गए वोटों में से 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो पी है, दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, एक था पी और एक था क्यू। तो जो पी है उसे 78% प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब बचा कितना है, बचा है 22%। यानी जो क्यू होगा उसको जो जो वोट पड़े होंगे उसका 22% प्राप्त होगा। ठीक है, तो टोटल वोट थे हमारे 75,60,000, ये थे हमारे टोटल वोट। अब हो क्या रहे, इन टोटल वोट में से 10% ने अपना वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने, फिर डाला कितने ने, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो वोट डालने वाले हो गए 9/10। एक ने तो वोट नहीं डाला ना, तो कितने बचे 9/10, तो इतने में से 9/10 ने अपना वोट डाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जिस 9/10 ने अपना वोट डाला था उसमें से भी 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो फिर बचे कितने, जो वैलिड थे, वैलिड कितने बचे, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/17, सॉरी 3/20, 3/20, तो 3 को तो 20 में से 3 को क्या कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया, तो बचे थे 17/20, 17/20 ये वोट थे जो डाले गए वैलिड वोट थे। अब इतने वोट में से भी 78% तो पी को मिल गया, 78% जब पी को मिल गया तो बचा कितना 22%, यानी इतने वोटों का भी 22% क्यू को मिला है, 22/100। ठीक है, इतना मिला है क्यू को, तो ये वोट जो है ना ये क्यू को मिले हैं। अब देखो, ये सॉल्व तो करना है लेकिन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लग जाएगा इसमें भी। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये वाले दो से ये कट गया कितने बार, 11 बार। ठीक है ना, यूनिट डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि दो का यूनिट डिजिट तीन का सेम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यूनिट डिजिट कितना बनना है। 6 9 54, 4, 7 चौक 28, 8, और 8 एकम 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज ऑप्शन है, क्योंकि जब कैलकुलेशन मुश्किल होती है तो कुछ ना कुछ हिंट छुपा होता है क्वेश्चन में। ये एज इट इज ऑप्शन थे जो मैंने उठाए एग्जाम में, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एग्जाम में यही एज इट इज ऑप्शन आए थे, तो आप अगर यूनिट डिजिट से चेक करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड आप निकाल सकते हैं कि 8 इसका यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट सिर्फ एक का ही 8 है, ये है, बाकी सबका 2 2 है। उसके बाद आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। 11 के अलावा
आप इसमें 4 का तो 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 11 का भी चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन थे आपके पास। मतलब चेक करने के लिए जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होता वही ऑप्शन होता, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ती। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a²। ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में दो तीन बातें बता रहा हूँ तुम्हें। इसका वो तो सिंपल है, आप निकाल ही लेंगे 36 से, तो ए कितना होगा? 12 होगा, यानी 144, 144 √3 बटे कितना हो गया? 4। और 144 36 चौके 144 होता है, यानी 36 √3, 36 √3, ये इसका आंसर हो गया। 36 √3 किधर है? ये है। ये तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में आपको दो तीन बातें बता रहा हूँ। ये है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर है, ये बराबर है। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है √3/4 a²। और इसकी जो हाइट होती है, ये होती है √3/2 × a। ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, और ये जो हाइट होगी ना, और इसकी इनर स्फेयर, अगर इसकी आउटर स्फेयर निकालें कैपिटल आर, तो कितनी होती है? a/√3 होती है। और इसकी इनर स्फेयर कितनी होती है? स्मॉल आर, ये a/√3 है, a/√3। और स्मॉल आर कितनी होती है? a/2√3, a/2√3। ये चीजें डायरेक्ट निकालने के लिए आ जाती हैं, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये चीजें डायरेक्ट निकालने के लिए आ जाती हैं। और एक और, इसकी जो इनर स्पेयर, आउटर स्पेयर और इनर स्पेयर का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, ये आप समबाहु त्रिभुज के रिगार्डिंग इतनी बातें याद कर लीजिए। एरिया होता है √3/4 a², और इसकी हाइट होती है √3/2 × a। और इसकी जो आउटर स्फीयर होती है, यानी जो बड़ी वाली त्रिज्या, ये अगर ऐसे ये सर्कल बना दें तो इसकी जो ये वाली आएगी ना, ये कैपिटल आर होगी। और अगर इसके एक अंदर सर्कल बना दें, ये वाली, ये जो होगी ना, ये वाली, ये स्मॉल आर होगी। ठीक है, स्मॉल आर कितनी होगी? a/2√2। और इसकी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का जो रेशो होगा 2:3 होगा। और ये तो आपको पता ही है, यहाँ से 2:1 के अनुपात में कटता है, ये 2 है, ये 1 है। और इसकी जो मीडियन और हाइट और परपेंडिकुलर बाइस, ये बाइसेक्टर और इंसेक्टर, ये सारी जो होती है ना, इसकी हाइट ही होती है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञात का मान ज्ञात करने के लिए तीन समीकरणों को दिए गए समूह को हल करें। ठीक है, हम तो हल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे। पहला वाला देख लेते हैं, x = 0, y = -1, z = 2। तो पहली वाली इक्वेशन में ही रख के देख लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। y = -2 रखेंगे, पहली वाली में y तो है नहीं, तो z बराबर कितना है? 4 हो जाएगा। और x = 0 रखेंगे तो ये आ गया 4। लेकिन ये होना कितना चाहिए था? 3। यानी ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। x = 2, y = 0, z = -1। तो -2 और +2, तो -2 + 2 = 0, होना कितना चाहिए? 3। यानी ये वाला भी कट गया। पहली वाली इक्वेशन सही हो रहा है, अभी तो नीचे वाले पे आए भी नहीं है। x = -1, y = 0, z = 2, z = 2 तो कितना हो जाएगा? 4। x = -1 तो कितना हो जाएगा? 3। 3 = 3, ये हो सकता है, लेकिन अगर और ऑप्शंस को भी सेटिस्फाई करेगा तब हो सकता है। लेकिन इससे पहले इससे नीचे वाला चेक कर लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यही आंसर होगा फिर। तो ये कितना है? x = -1, ठीक है, y = 2, z = 0, z = 0 हो गया, तो ये हो जाएगा -1। और होना कितना चाहिए? 3। यानी ये वाला भी आंसर नहीं होगा। फिर बचा कितना? ये, यही आंसर होगा। आप सारे इक्वेशंस में भी रख सकते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो -1 दूसरे वाले में रख के देख रहे हैं। y = 0 तो ये 0 हो गया, z = 2 तो ये कितना हो गया? 6। -1 × 6 = 5, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। आप तीसरी वाली में भी देख, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, आपको पहली वाली से ही हो रहा है ना, पहली वाली से चेक करके आगे बढ़ जाना है। बट मैं बता रहा हूँ, सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। -3, और ये z कितना है? -2, तो ये -10, ये कितना हो गया? -13। सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। इससे पहले भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था जो आपको, और मेरे मेंस के एग्जाम में एक ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आया था। उसमें भी मैंने वैल्यू पुट करके देखा था, और पहला या दूसरा ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया था। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आप कहीं 3 इक्वेशन सॉल्व करने बैठ जाए, इतना लंबे में सॉल्व होंगी जाके ये 3 इक्वेशन। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? ये थर्ड वाला ऑप्शन। एक समचतुर्भुज है एबीसीडी में ओ कोई भी आंतरिक बिंदु है। देखो यहाँ क्या दे रखा है? रोम्बस दे रखा है। ठीक है, रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? देखो रोम्बस होता है जिसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे ये हो गया, आपने कोई पतंग देखी है ना? पतंग, हाँ, पतंग होती है वो एकदम रोम्बस ही होगा।
अरे बन जाओ भाई। ये रोम्बस है, और नहीं लग रहा है तो मान लो रोम्बस है। ये ये सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ठीक है, ये रोम्बस होता है। और रोम्बस का जो ये दोनों इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है एकदम आयत की तरह। ये पैरेललोग्राम होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन आयत में भी आमने सामने की बराबर होती हैं, बट उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो प्रत्येक एंगल है ना वो 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। ये अलग होगा, ये अलग होगा। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं बट प्रत्येक 90 डिग्री का नहीं होता है। और इसके जो डायगोनल होते हैं ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और आयत के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, ऐसे ही इसमें होता है। जो इसमें चारों भुजाएं बराबर है, ऐसी वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बट वर्ग में क्या कंडीशन होती है कि चारों भुजाओं बराबर के साथ साथ चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, और दोनों जो डायगोनल होते हैं वो दोनों डायगोनल कितने होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है एक डायगोनल इसका बड़ा होता है एक छोटा होता है। ठीक है, और प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होता है। इवन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, ये और ये कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है क्या? ये है रोम्बस। लेकिन सवाल में था कि एबीसीडी कोई एक रोम्बस है, ठीक है। ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा सा रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पे। ये ए बी सी डी, ये कोई रोम्बस है, ठीक है। और दे रखा है ओ कोई भी एक अंदर कोई बिंदु है ओ, जैसे ओ ए और ओ सी बराबर है। मान लो यहाँ कोई बिंदु है ओ ए और ओ सी बराबर है। तो जो ओ जो बिंदु होगा ना वो यहाँ कहीं होगा, तभी तो ओ ए और ओ सी बराबर होगा। ओ ए और ओ सी कब बराबर होगा? जब ओ बिंदु कहीं यहाँ पे होगा। यहाँ कहीं ले नहीं सकते, वरना ये बड़ा हो, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ कहीं भी नहीं ले सकते, वरना ये छोटा ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कोई बिंदु है ओ, ठीक है। तो डी ओ बी की माप बताना है। डी ओ बी के माप का 5/9वां हिस्सा बताना है। 5/9वां हिस्सा बताना है किसका? डी ओ बी की माप का। ठीक है, तो जो डी ओ बी होगा ना, वो डी ओ बी बिल्कुल यहाँ से जाता होगा, यानी जो ओ बिंदु है ना वो ओ बिंदु इसके बीच में होगा। और जब ओ बिंदु इसके बीच में होगा तो जो डी ओ बी हो गया ना, ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि ओ को इसके अलावा कहीं और ले ही नहीं सकते ना, ओ को यहाँ नहीं ले सकते। फिर ये बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं रहेगा, तो ओ इन दोनों के बीच में होगा। जब ओ इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ से कोई अगर ये मतलब ये कोई एक लाइन खींची जाती है, ये लाइन ड्रॉ की जाती है, तो ये 180 हो जाएगा। यानी डीओबी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। जब डीओबी 180 डिग्री हो गया तो इसका कितना बताना है? 5/9वां हिस्सा बताना है। तो कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी 18, 20 पंजे 100, 100 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि 99 योग को सटीक रूप से विभाजित कर दे, यानी 99 डिवाइड कर दे। देखो 99 में 11 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। देखो 9 से तो ये डिवाइडेड है, और 9 से ये सारे भी डिवाइडेड है। तो 9 से तो नहीं देखेंगे, अब देखेंगे 11 से। और सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी मैं यहाँ पे 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1008। 1008 जो 9 से तो डिवाइडेड है बट 11 से डिवाइडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक हो जाएगा और ये एक, और ये कितना हो जाएगा? 8। इसका डिफरेंस हो गया 7। यानी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 11 से डिवाइड है नहीं। जब ये 11 से डिवाइड नहीं है तो जीरो जोड़ के कोई फायदा नहीं है। अब बचा 90, सबसे छोटा बताना है तो 90 जोड़ देते हैं। अब इसमें अगर 90 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 8 0, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 90 अगर इसमें जोड़ेंगे 199 में तो कितना हो जाएगा? 9 8, और ये 10। ठीक है, 1089। 1089, ये 11 से डिवाइड है कि नहीं है? देखो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, यानी 11 से भी कट रहा है और ये 9 से भी कट रहा है, तो ये 99 से भी कटेगा, यानी 90 ही इसका आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त में दो जीवाएं एम एन और पी क्यू ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो ये सवाल बहुत इजी है। ये कोई है, ये एम एन है, ठीक है, और ये पी क्यू है। ठीक है, ये ओ पर डिवाइड, ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। एमओ कितना है? एमओ 9 है।
यानी ये 9 है, ठीक है। और ओ एन कितना है, ये 5 है, ठीक है। और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू दे रखा है 6। पूछा कितना है, ओपी, ओपी पूछा है, ओपी कितना। तो वो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एम ओ इंटू ओ एन इजिकल टू कितना होता है, पी ओ इंटू ओ क्यू, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है ना इसकी। तो एम ओ दे रखा है 9, और ये 5, ये दे रखा है 6, और पूछा कितना है, पी ओ। यानी ओ पी या पी ओ कुछ भी कह दो। तो कि 9 5 45, और ये 7 बार जाएगा, 7 इंटू 5, ये पी ओ हो गया, 7 इंटू 5। ऐसे ही एक और होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यहाँ से अगर ये ड्रॉ किया जाता है, जैसे ये होता है, ये एक लाइन है, ये दो टेंजेंट होती हैं जो बाहर मीट करती हैं जाके। अब मान लो ये एम होता, ये एन होता, ये एम एन, और ये कितना होता, पी क्यू। और ये भी किस पे मीट कर रही थी, ओ पर मीट कर रही होती। तो कितना होता है ये भी ओ एन इंटू एम ओ, यानी दिस इंटू दिस बराबर कितना होता है, ओ क्यू इंटू ओ पी, इंटू ओ पी, ठीक है। और एक और होता है, ये है, और इस तरीके से, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अगर ये मान लो ए है, और ये बी है, ये सी है, और ये डी है, तो ये क्या होता है, ये ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बी सी इंटू बी डी, ठीक है। ये तीन होती हैं जो टेंजेंट पे आती हैं, ये टेंजेंट होती है, इस टेंजेंट की सीधे आप लेंथ निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी बी, दिस इंटू दिस, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट के सवाल बनते हैं, ये तीनों आप देख लीजिए। अगला देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने को वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तो मतलब कह सकते हैं एक सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इस पर रखता ही है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कितना वजन कितना कम तोड़ रहा है, 12%। 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20, 3/25, सॉरी, 3/25। यानी उसका वेट होना कितना चाहिए था, 25, और दे कितना है, 3 कम यानी 22। तो प्रॉफिट कितना होगा, यानी 22 से 25, ये प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 10% का लाभ भी कमा रहा है, यानी 10 की चीज 11 में बेच रहा है, ठीक है। तो अब ये बताना है कितना होगा, ये काट दो कितने बार, 2 बार। और तो सिंपल हो गया ना, 20 की चीज 25 में बेच रहा है, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है 20 पर 5 रुपए का प्रॉफिट, 1/4, 1/4 होता है 25%। उसको टोटल 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल। एक टैंक को भरने के लिए दो पाइप हैं, दोनों मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। यदि एक पाइप टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से भर रहा है, मान लो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, अगर ये एक से भर रहा है, ये 1.5 गुना तेजी से भर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ये 5 से काट लो 3 बार, और ये 2 बार, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, और दोनों मिलके 15 मिनट में भर सकते हैं, यानी 15 इंटू दोनों मिलके 5 मिनट में भर रहे हैं, ये टोटल हो गया। टोटल टैंक की जो कैपेसिटी हो गई वो ये हो गई। तो तेज वाला पाइप अकेले टैंक को, तेज वाला पाइप कितना है, 3 मिनट, 3 मिनट से काम कर रहा है, तो कितना, 25 मिनट में अकेले टैंक को भर देगा, बस, ठीक है। अगला सवाल। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपना काम शुरू करती है और हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि 6 वर्षों की सेवा के बाद उसका वेतन 28,400 रुपये और 15 वर्ष की सेवा के बाद 52,997 रुपये था, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि दर कितनी है। 6 वर्ष के बाद इतना था, 15 वर्ष के बाद इतना था, यानी 9 वर्ष में कितना बढ़ गया, 9 वर्ष में 28,400 से 52,997 हो गया 9 वर्ष में। तो 9 वर्ष में कितना बढ़ा है, ये घटा लो इसमें से 28,000, 28,400, ठीक है। तो कितना बढ़ा है 9 वर्ष में, 7, 9, 5, 4, और ये 2, 24,557 में 9 वर्ष में बढ़ा है। तो वार्षिक वृद्धि यानी एक वर्ष में कितना बढ़ा था, 2, और ये कितना हो जाएगा, 6, 5 65, यानी 7, 63, 2 63, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, 63, दो बचा था ना, 29। तो ये 3 बार 27, फिर ये 3 बार 27, ठीक है। 2733 रुपये पर ईयर उसका वेतन बढ़ रहा है। अगला सवाल। एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 28 मीटर और 25 मीटर है। 28 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पटरी को समतल करने की लागत रुपयों में क्या होगी, ठीक है। देखो, इस तरीके के सवाल पिछले हम मल्टीपल से देखते आ रहे हैं, इसमें भी हम पहले मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं कि
22/7, 22/7 तो नहीं कटेगा ना यहाँ कहीं से, 7 तो कट जाएगा लेकिन 11 तो कहीं नहीं कटेगा ना, 11 नहीं कटेगा तो 11 रहेगा। ये कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो, 5, 5 और 1 6, और ये 7, 7 और 6 यानी डिफरेंस एक आ गया, ये नहीं होगा मल्टीपल। ये कितना हो गया 3, 9 3 12, 3 9 3 12, और ये 3 कट जाएगा, 12 में से 3 9, 9 ये भी नहीं होगा 11 का मल्टीपल। 10, 10 और 2 12, और 9 3 12, 12 और 12 0, ये हो सकता है 11 का मल्टीपल। ये कितना हो गया 4, और ये 5, 9, 7 5 12, 9 12 3, ये नहीं होगा। ये सवाल भी मल्टीपल से सॉल्व हो गया। पिछले कितने सवाल मैंने मल्टीपल से सॉल्व किए हैं, लगभग 95% सवाल, या 100% अभी तक कह सकते हैं, हर एक सवाल में मल्टीपल चेक हो रहा था 11 का। ये सवाल भी मल्टीपल से सॉल्व हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल एक बार जरूर देखिए, क्योंकि पिछले हर सवाल में मल्टीपल लग रहा है, इसमें भी मल्टीपल से सॉल्व हो रहा है। तो ये हो जाएगा 22/7, और ये त्रिज्याएं दे रखी हैं तो इनका डिफरेंस हो जाएगा कितना, 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ठीक है, और 25 का होता है 625। ये डिफरेंस हो जाएगा इनका, × 28, ये बताना था। तो ये कितना हो गया 22/7, ये 7 से काट दो 4 बार, ठीक है। तो ये 22 × 4 इंटू ये कितना हो गया 9, और ये 7, 5, और ये 159, ठीक है। तो अब यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 ने 72, यानी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये वाला। यूनिट डिजिट से भी यही आंसर होगा, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, वैसे मल्टीपल से भी हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। यदि x+1/x 2√10 है, जहां x इज ग्रेटर देन 1 है, तो x³ -1/x³ कितना है, x³ -1/x³ कितना है। देखो x+1/x अगर k होता है, तो x-1/x जो होता है वो k² - 4 होता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही अगर x-1/x बराबर अगर k हुआ, तो अगर x+1/x निकालना होता है तो कितना होता है अंडर रूट के अंदर k² + 4 होता है। ये सारे फार्मूले मैं आपको पीछे लिखा चुका हूँ। तो ये x+1/x बराबर कितना है अंडर रूट के अंदर 40, ये 4 हो जाएगा ना अंदर जाके, तो x+1/x अंडर रूट के अंदर 40 है, तो x-1/x कितना हो जाएगा √40, यानी ये कितना हो जाएगा 40 का, मतलब √40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 - 4, ये कितना आ जाएगा 36, यानी 6, x-1/x बराबर 6 आ गया। ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना था, ये सिंपल दिख रहा था। 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर √40 का स्क्वायर 40 हो जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी 36, 36 का 6 आ जाएगा। तो x-1/x कितना हो गया 6 हो गया। तो x³ -1/x³ कितना होता है, तो ये भी मैंने लिखवा दिया है। x-1/x अगर k होता है, तो x³ -1/x³ कितना होता है k का क्यूब +3k, ठीक है। अगर और ऐसे क्या होता है x+1/x अगर k होता है, तो x³ +1/x³ कितना होता है k का क्यूब -3k, ठीक है। तो ये वाला है माइनस वाला, तो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216 +18, यानी 234, ये हो जाएगा। ये मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में, 15 सेकंड में या 20 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये सब तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लिखना थोड़ी है एग्जाम में। एक विभाजन समस्या में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो डिविडेंड बताना है, ठीक है। ये होता है, ये डिवाइजर होता है, यहाँ पे आता है डिवाइजर। अगर आप बिल्कुल भूल जाए ना, तो बेसिक बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। और ये तो रिमाइंडर होता ही है, आप सबको पता है, यहाँ पर रिमाइंडर आता है, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कोशेंट आता है, कोशेंट आता है, और ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड। तो हमें ये डिविडेंड बताना है, ठीक है। ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रिमाइंडर जोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और प्लस, देखो डिविडेंड बराबर, डिविडेंड को हम एन मान लेते हैं, एन बराबर कितना होता है, एन बराबर होता है D × Q + R, ठीक है। तो ये दे रखा है क्या, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का, ये एक कंडीशन दे रखी है हमें, ये एन बताना है। तो जो शेषफल है रिमाइंडर है वो 32 है, और ये दे रखा है कि जो अ, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है यानी ये 64 हो जाएगा, और इसका 4 गुना है यानी ये 16 होगा, तभी तो इसका 4 गुना 64 होगा, ठीक है। ये 16 होगा, ये क्वेश्चन 16 होगा, तो क्या हो जाएगा 64 × 16, 64 × 16 + 32,
ये हो जाएगी एन की वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 और 2 6, 6 आ जाएगा लास्ट में, एक ही सवाल में आ रहा है 6, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 आ जाए, 4 + 2 6, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 सिर्फ एक ही सवाल में है। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 35, cos 55 माइनस cos 25 और sin 65। ये मैंने बताया था जब a + b 90 होता है, ये मैंने आपको पहले ही क्लास में आई थिंक बता दिया था, जब a + b 90 होता है तो साइन जो होता है किसके बराबर होता है, cos के बराबर होता है, sin a cos b के बराबर होता है, sec a cos b के बराबर होता है। ठीक है, और tan a जो होता है वो cot b के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे 1 आ जाएगा, ये कट जाएंगे 1 आ जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। अगला सवाल, एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि क्यू को आर से 560 रुपये अधिक मिलते हैं तो एस का हिस्सा बताना है। ये है क्यू, आर से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और वैल्यू दे रखी है 560, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, एक की वैल्यू 80 आ जाएगी, तो एस का बताना है। एस सबसे लास्ट में 8×9 = 24, 240। आसान भी सवाल आते हैं एग्जाम में। 30 छात्रों को 30 छात्रों का एक समूह का परीक्षा में उपस्थित हुआ। ठीक है, 30 छात्रों का एक समूह एक परीक्षा में उपस्थित हुआ, 12 छात्रों का औसत जो था वो 65 था, सॉरी, और अगले बाकी शेष का भी कितना था, 62 था। ठीक है, तो टोटल का कितना होगा, फिर टोटल का भी 62 हो जाएगा क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो नेट अगर आप निकालेंगे, डेविएशन लगाएंगे, अगर दोनों 62 मान लो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, नेट डेविएशन भी जीरो हो गया, नेट डेविएशन जीरो तो बराबर, यानी 62 हो गया। ठीक है, दिवाली की पूर्व संध्या पर एक दुकानदार ने टेलीविजन सेटों पर कई तरह की छूट दी। एक टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि टेलीविजन का अंकित मूल्य 1200 रुपये था और क्रमिक छूट 15% और 10% है। ठीक है, 1200 रुपये था, 15% कितना होता है, 3/20, यानी 17/20 में मिला। ठीक है, फिर एक 10% की छूट मिल गई, यानी 9/10 में मिला, ये कट गया 2 जीरो से, और ये कितने बार, 6 बार, 6 बार कट गया, तो ये कितना हो गया, 17 नहीं में 153 × 6, 6×3 = 18, ये हो गया, और 15×6 = 90 और 91, यानी 918। ठीक है, अगला सवाल, सी पर कोण वाले ट्राइंगल एबीसी में यदि tan a √3 है, सी पर कोण वाले नहीं, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। ओके, ये है कोई ट्राइंगल है एबीसी जो सी पर राइट एंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो tan a √3 है। ठीक है, साइन ए कॉस बी और कॉट ए प्लस बी का मान बताना है। तो देखो कॉट ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 90, और कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। जब इसकी वैल्यू 0 तो इन सब की वैल्यू 0 हो गई, फिर सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 0 होगी ना, कॉट ए प्लस बी, कॉट 90 0 होता है, कॉट 90 0 तो सब 0। अब चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्व करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सॉल्व नहीं करना है। जब कॉट ए प्लस बी 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन 0 हो गई, आगे तो देखना ही नहीं है फिर। बीकॉम में 60% लड़कियां हैं और बीएससी साइंस में 40% लड़के हैं। बीएससी साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में दाखिल होने वाले कुल छात्रों का कितना परसेंट है। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय में जितने परसेंट, मतलब विश्वविद्यालय में तो 100% हो रहे हैं ना छात्र दाखिल। ठीक है, इसकी वैल्यू की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि टोटल जो होंगे ना यूनिवर्सिटी में वो 100% स्टूडेंट होंगे। तो बताना है बीएससी साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली लड़कियां, तो दे रखा है 60% लड़कियां हैं, बीकॉम में 60% हैं लड़कियां। ठीक है, बीकॉम किधर गया, ये रहा बीकॉम, 20 का 60% है गर्ल्स, तो कितनी हो जाएगी 12%, इसका कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और क्या है, बीएससी साइंस में 40% लड़के हैं, यानी बीएससी साइंस में भी 60% लड़कियां हैं। बीएससी साइंस किधर गया, 25, 25 का भी 60%, 25 का 60% कितना होता है, ये कितना हो गया 25, ये 15 हो गया, 25×6 = 150, 1500, ये तो कितना हो गया 15 हो गया। तो इन दोनों में कितनी हो गई, 27 हो गए, 27, और टोटल है कितने 100%, तो टोटल का कितना हो गया 27%। ठीक है, इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, जब परसेंटेज देगा, परसेंटेज पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल, ये इंग्लिश में है, ये दे रखा है एक सवाल, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसका पालन करने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दी गए
ठीक है, ये सब एक्स और जेड में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत दिखाया गया है। अब सवाल पढ़ते हैं सीधे सीधे। 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 2010 से जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हुए हैं उसमें पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कितनी है? 5:7 है। ठीक है, 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या, 2010 में फीमेल 5:7 है, और फीमेल कितनी है? फीमेल 168 है, यानी 7 की वैल्यू 168 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और ये 4। एक की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 12 टोटल कितनी है? 12। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 24, यानी कितना? 144 दूनी 288। ठीक है, ये टोटल हुई थी जो, मतलब जो पास हुए थे 2010 में, जो टोटल उम्मीदवार थे, पास कितने हुए थे? 288 हुए थे। तो 2010 में एक्स में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? ठीक है, पास कितने हुए थे? पास हुए थे 288, और वो दे रहा है कि 2010 में पास हुए कितने थे? पास हुए थे 60%। 2010 में 60% पास हुए थे, लेकिन पास हुए थे 288। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? फिर टोटल हो जाएंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 288 जो है ना, वो 60% की वैल्यू है। 60% की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू निकाल लो, 6 से काट लो, कितने बार? 4 बार। 6 से काट लो 8 बार, और जीरो 480, यानी टोटल जो उम्मीदवार थे ना वो 480 थे। ठीक है, समझ में आया ना? अगला सवाल ये इंग्लिश में है। ये सवाल, कंपनी कंपनी ए और सी के 4 वर्षों के लिए संयुक्त औसत उत्पादन कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के लिए संयुक्त औसत उत्पादन का कितना परसेंट है? ठीक है, तो ए का जो टोटल हो जाएगा, ए का टोटल देख लेते हैं। ए का टोटल कितना है? ए ये है 60, ये कितना हो जाएगा? 60 और 90, 150। 150 और 140 कितना हो गया? 290। 290 और 220 कितना हो गया? 510। यानी ए का टोटल हो गया 510। ठीक है, और ए का एवरेज कितना हो जाएगा? 510/4। सारी कंपनियां है ना, 2 और 2 4। ठीक है, और ऐसे ही अगर बी का निकालें तो बी का टोटल कितना हो जाएगा? 70, 170, और ये 150। 170 और 150, 320। 320 और 210, 530। यानी बी का हो गया 530। ठीक है, बी का 530 और बटे 4, ये बी का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और सी का टोटल कितना हो जाएगा? सी ये है 50, और ये 240। 240, और ये 340। 420 और 250। 420 और 250 कितना हो जाएगा? 600। 670। तो सी का हो गया 670। ठीक है, और कितना दिया है? हमें बी डी का भी बताना है, तो डी का टोटल निकाल लो पहले। डी का टोटल कितना हो जाएगा? 120, 290, 490 और 260, 750। डी का हो जाएगा कितना? 750। और बताना क्या था? ए और सी का संयुक्त, ए और सी का, और बी और डी का। ठीक है, ए और सी का, ए का टोटल कितना हो गया? ए का एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4, और कितने बार जाएगा ये? एक बार, फिर ये, फिर ये 2 बार, और फिर 3, 7 बार, 0.5, 127.5। ये ए का हो गया। ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा? बी का, सॉरी, बी का कितना हो जाएगा? एक बार, 3 बार, 2.5, ये बी का हो गया। सी का कितना हो जाएगा? सॉरी सॉरी, इस तरीके से नहीं करके भी हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। ए और सी का कितना हो जाएगा? 510/4 प्लस, और सी का कितना हो जाएगा? 670/4। संयुक्त औसत उत्पादन निकालना, संयुक्त औसत निकालना है ना। 4, 8, और ये कितना हो गया? 11/4 इंटू 2। ये हो जाएगा सीधे ए प्लस सी का। ए प्लस सी का कितना हो जाएगा? 8। 8 से कटेगा ये कितने बार? 8 से जाएगा ये एक बार, फिर कितने बार? फिर जाएगा ये 4 बार, और फिर कितने बार जाएगा? 7 बार, और 0.5। 0.5, ये 8 से हो गया, यानी ए प्लस सी का जो औसत उत्पादन हो गया वो 147.5 हो गया। अब ऐसे ही बी और डी का निकाल लेते हैं। बी और डी का कितना हो जाएगा? 0, 5, 3, 8। ठीक है, 7, 5, 12/8। ठीक है,
तो ये कितने बार जाएगा, एक बार, और ये 16 1 128 160, बी और डी का हो गया 160। यानी बी और डी से कितना कम है, ये बी और डी से कम है 12.5, 12.5% कम है 160 से। तो 100 से कितना होगा, यही तो बताना है ना, जीरो। और ये भी कट गया, तो 16 16 16 112, यानी 7 पॉइंट समथिंग कम हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग कम हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। ये नहीं होगा आंसर, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये इंग्लिश में है। गणित में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक बताना है, गणित में बताना है, ठीक है। 5 और 5 10 और 5 15, टोटल देख लेते हैं 15, और ये 8 और 8 16, और 9 25, और 9 34, और 7 41, 41/5, 5 अट्ठे और 5 तियाँ 83, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।